हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। कुछ पर्सनल इश्यूज होने के कारण मैं पहली क्लास लेने के बाद आगे कुछ क्लासें नहीं ले पाया। बस अभी तक मैंने एक ही क्लास ली है और अब जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। तो मैं कोशिश करूँगा डेली आपके लिए कोई ना कोई एक लेक्चर ज़रूर लेके आऊँ और आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। हमने पहले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था बायोलॉजी क्या है, सेल क्या है, सेल थ्योरी किसने दी, सेल को फाइनल शेप किसने दिया और सेल का जो ओवरव्यू है उसको पूरी तरह से हमने स्ट्रक्चर बना के समझा था और सभी बच्चों को उसमें कोई भी डाउट नहीं आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट आया है तो मेरे से पूछ सकता है और हम एक बार उसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा था उस दिन। हमने पढ़ा था कि सेल को खोजा किसने। पहली बात, सेल की जो डिफिनेशन हमने दी थी वो थी सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो सेल होती है वह सभी ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, डिफाइनिंग फीचर होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है सेल डिफाइनिंग फीचर। जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वह जिस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है वह लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। और इसके अलावा जो सेल होता है वह ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, फंडामेंटल मतलब कि बेसिक यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल मतलब कि वह बार बार रिपीट होकर बॉडी को बनाती है। एक सेल, जैसे एक सेल से दूसरी सेल मिलेगी, जब एक से दो से ज़्यादा सेलें जब मिलेंगी तो टिश्यू बनेगा और टिश्यू से ऐसे ही धीरे धीरे पूरी बॉडी बनती है। और फंक्शनल मतलब कि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो सभी सेल में ही होते हैं, इसलिए हम सेल को बोलते हैं सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल की खोज किसने की थी? सेल की सबसे पहले जो खोज की, डिस्कवरी जिन्होंने की वो थे रॉबर्ट हुक। लेकिन उन्होंने जो सेल खोजी वो क्या थी, डेड। और उसके बाद जो लिविंग सेल, सबसे पहली एलाइव सेल जिन्होंने खोजी वो थे एंटन वान लीवेनहॉक। और उसके बाद जो सेल थ्योरी सबसे पहले जो सेल थ्योरी सबसे पहले आई, सेल थ्योरी दिया था स्क्लेडन एंड स्वान ने। और जो सेल हाइपोथेसिस जो जिन्होंने दी वो थे स्वान। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि सेल थ्योरी किन्होंने दी तो इन दोनों ने दी, स्क्लेडन एंड स्वान ने। अगर आपसे पूछा जाता है सेल हाइपोथेसिस किसने दी तो केवल अकेले स्वान ने दी। उसके बाद जो सेल थ्योरी आई या फ्लॉप हो गई, क्योंकि यह नहीं बता पाई कि एक सेल से जो दूसरा सेल जो बनता है वह नया सेल कैसे आता है, जो वर्जिन होता है नए सेल का वह कैसे होता है, ये दोनों नहीं बता पाए। तो जो फाइनल शेप जिन्होंने दिया वह थे फाइनल शेप दिया रुडोल्फ बिरको ने। इन्होंने जो थ्योरी दी उसे बोला गया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इनका मतलब था कि इन्होंने बताया कि जो सेल होती है वह पहले से ही मौजूद किसी सेल से नई सेल आती है। मतलब कि कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल है वही डिवीजन करके न्यू सेल बनाएगी। इतना तो
आप लोगों को समझ में आ गया होगा पहले ही लेक्चर में। और हमने पहले लेक्चर में इसके अलावा जो पढ़ा था वह था ओवरव्यू कि सेल में क्या क्या ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो एक बार हम उसे भी एक बार फिर से देख लेते हैं। ओवरव्यू ऑफ सेल। तो हमने देखा था कि सेल में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मोलेमा भी बोलते हैं। और इसके ऊपर एक वाल पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं सेल वाल, या भी एक मेम्ब्रेन ही होती है, जिसे हम बोल सकते हैं कि यह बनी होती है अंबुजा सीमेंट की। यह क्या है, सेल वाल। किसकी बनी होती है, अंबुजा सीमेंट की। इसके अंदर और क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है एक न्यूक्लियर एनवेलप। उसके अंदर क्रोमोसोम जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है, और यह क्या होता है, न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस। और इसके अंदर जो ये है क्या, क्रोमोसोम। और न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है एक, उसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ इस प्रकार से वह होता है। यह क्या है, यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके ऊपर कुछ राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं एक साइड में। अब ये साइड आपको कैसी दिख रही है, कुछ रफ साइड दिख रही है, खुरदरी टाइप की, राइबोसोम की वजह से, इसलिए हम इसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। और इधर वाली जो है यह स्मूथ है, इसलिए हम इसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। इसके अलावा इसमें और क्या क्या पाया जाता है, एक पाया जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कुछ इस प्रकार से, जो एक दूसरे को काटते नहीं हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा प्रोक्सिसोम, और ये वोक्यूल। वोक्यूल के अलावा और भी बहुत सारे इसमें ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे कि राइबोसोम, तो एक जो सेल होती है, सेल के ऊपर एक होती है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो एक रिजिड होती है वाल टाइप की, उसे हम सेल वाल बोलते हैं। इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर वेल डेवलप क्रोमोसोम पाया जाता है। और डेवलप किस में होता है, यूकैरियोटिक सेल में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में यह नंगा पुंगा टाइप का ऐसे ही खुला हुआ पड़ा होता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर एनवेलप नहीं पाया जाता है। इसके अलावा इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, इसके अलावा गाल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, वैक्यूल पाया जाता है, प्रोक्सिसोम पाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जो हम आगे जब फुल डिटेल से डिस्कशन करेंगे यूकैरियोटिक सेल का और प्रोकैरियोटिक सेल का, तब हम देखेंगे। अगर हम बात करें टाइप्स की, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल की, तो हम देखेंगे वहाँ पर कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है वहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट होता है, या एनवेलप जो दिख रही है आपको यह नहीं होगी। जो DNA होगा वह खुला हुआ घूम रहा होगा, और जो ये ऑर्गेनल जितने हैं सबके ऊपर जो मेम्ब्रेन दिख रही है यह मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। और यूकैरियोटिक जो होंगे, यूकैरियोटिक सेल में यह मेम्ब्रेन जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सब में होगी, और जो न्यूक्लियस होगा वह वेल डेवलप होगा। इसे हम कहीं पर लिख लेते हैं।
प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस। मतलब कि जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से काफ़ी ज़्यादा पुराना है। और यू मीन्स होता है ट्रू, और कैरियोन मीन्स तो होता ही है न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें न्यूक्लियर इनवेलप, एब्सेंट होता है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक होता है इसके जो एग्जाम्पल हैं वह है ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया इत्यादि। और जो यूकैरियोटिक होता है इसमें वेल डेवलप, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर इनवेलप प्रेजेंट होता है। यह आप नोट कर लीजिएगा। और अब हम आगे बात करते हैं राइबोसोम की। और इसके अलावा हम बात करेंगे, इसमें एक होता है सेंट्रियोल। मतलब कि हम बात करेंगे जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब कि जिनमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं? जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में भी उनमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। सबसे पहला जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और वह है राइबोसोम। राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम को हम पैलेट पार्टिकल भी बोलते हैं। इसके अलावा हम इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ऑर्गेनल। ऑर्गेनल्स। इसके अलावा हम इसे बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। अब हम राइबोसोम को पैलेट पार्टिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी खोज जॉर्ज पैलेट साहब ने की थी। यूनिवर्सल ऑर्गेनल्स हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, प्लस साथ में यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। मतलब कि यह हर जगह उपस्थित होता है, दोनों सेल में उपस्थित होता है, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल ऑर्गेनल बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि यह प्रोटीन सिंथेसिस करता है। मतलब कि ट्रांसलेशन करके आरएनए से प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम को हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि यह एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है सेल का, तो इसे थोड़ी सी इज्जत तो देनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है वह है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होता है यह केवल एनिमल्स में मिलता है, यह प्लांट में नहीं मिलता है। ओनली फाउंड इन एनिमल्स। इसके अलावा इसका जो काम होता है वह होता है
हेल्प्स इन सेल डिवीजन। यह जो सेंट्रियोल होता है या सेल डिवीजन में मदद करता है। तो जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वह राइबोसोम और सेंट्रियोल होते हैं। राइबोसोम को हम पायलट पार्टिकल भी बोलते हैं, यूनिवर्सल ऑर्गेनल भी बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। पायलट पार्टिकल बोलने का कारण है कि इन्होंने इनका जो खोज किया था वह थे जॉर्ज पायलट। यूनिवर्सल ऑर्गेनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह प्रोटीन सिंथेसिस करके आरएनए से प्रोटीन बनाता है। इसके अलावा जो सेंट्रियोल होता है यह केवल एनिमल्स में पाया जाता है और यह मदद करता है सेल डिवीजन में। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे राइबोसोम को, जहाँ पर हम देखेंगे राइबोसोम कहाँ कहाँ पर पाया जाता है और राइबोसोम किस प्रकार का होता है, राइबोसोम का टाइप क्या है और राइबोसोम बना कैसे होता है। राइबोसोम, राइबोसोम में दो सब यूनिट्स पाई जाती हैं। एक होती है लार्ज सब यूनिट कुछ इस प्रकार से, और दूसरी होती है स्मॉल सब यूनिट। यह है लार्ज सब यूनिट और यह है स्मॉल सब यूनिट। और जब मैग्नीशियम आयन मिलता है, कौन सा है, मैग्नीशियम आयन जब मिलता है तो उसकी उपस्थिति में यह जुड़ जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। अब ये क्या हो गए, एक्टिव हो गए, और एक्टिव होकर क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस। इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। जो राइबोसोम की जो लार्ज सब यूनिट होती है वह होती है यूकैरियोटिक में, (70S एंड 80S। तो 70S में इसकी लार्ज सब यूनिट जो होती है वह होती है 50S और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वह होती है 30S। इसके साथ ही जो 80S होता है उसमें लार्ज सब यूनिट जो होती है वह होती है 60S प्लस जो स्मॉल सब यूनिट होती है वह होती है 40S। मतलब कि जो राइबोसोम यूकैरियोटिक में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है उसमें 70S और 80S दोनों प्रकार का पाया जाता है। और जो 70S होता है उसमें जो लार्ज सब यूनिट होती है वह 50S होती है और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वह 30S होती है। इसके अलावा जो 80S पाया जाता है उसमें स्मॉल जो सब यूनिट होती है वह 40S होती है और जो लार्ज सब यूनिट होती है वह 60S होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 50S प्लस 30S मिलकर या 80 होना चाहिए था, लेकिन यह 70 क्यों हो रहा है, और 60S प्लस 40S मिलकर या 100 होना चाहिए था, लेकिन यह 80S हो रहा है। मैथ वाले बच्चे जब इसे देखेंगे तो इसे तो बोल देंगे यार बिल्कुल गलत है, बायोलॉजी वाले बिल्कुल गलत पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं अभी इसे एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले आप प्रोकैरियोटिक को भी देख लीजिए। प्रोकैरियोटिक में केवल 70S पाया जाता है और इसकी जो लार्ज सब यूनिट होती है वह होती है 50S और स्मॉल सब यूनिट 30S होती है। इसको लिख लीजिएगा। अब अगर हम बात करें कि यह 60S प्लस 40S मिलकर 100 ना होकर 80S क्यों हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप समझिए जो 80S है तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, और इसके अलावा हम इसे बोल सकते हैं श्वेदबर्ग यूनिट। देखिए अब जो इस है इसे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या श्वेदबर्ग यूनिट बोलते हैं। तो जैसे अगर हम मिट्टी को लें और उसे पानी में डाल दें तो मिट्टी क्या होगी, घुलकर नीचे बैठ जाएगी, मतलब उसके साथ सेडिमेंटेशन हो जाएगा, वह सेडिमेंट होकर मिट्टी में पानी में मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। वैसे ही अगर हम एक ट्यूब लेते हैं, हमने क्या ली, एक ट्यूब, यह है हमारी ट्यूब, ठीक है। हमने क्या लिया, तीन चीज़ें ली। सबसे पहला लार्ज सब यूनिट 60S और स्मॉल सब यूनिट 40S और दोनों यूनिट्स, दोनों जो सब यूनिट हैं दोनों को लिया 60S प्लस
40s। हमने सबसे पहले इसमें डाला लार्ज सब यूनिट को, तो लार्ज सब यूनिट जो थी वह स्मॉल सब यूनिट से थोड़ा भारी थी, इसलिए वह थोड़ा नीचे थी, यहाँ पे आई। इसके बाद हमने इसमें स्मॉल सब यूनिट को डाला, तो जो स्मॉल सब यूनिट है या लार्ज सब यूनिट से थोड़ा हल्की है, इसलिए यह कहाँ पे आएगी, इससे थोड़ा ऊपर आएगी। इसके बाद हमने इन दोनों को लिया, और जब इन दोनों को डालेंगे तो ये दोनों लगभग 100 के बराबर आते हैं। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि यह जो आएगा यह आएगा 100 पर, यह कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए 100s पर, लेकिन यह यहाँ ना आकर यह आया यहाँ पर 80s पर, जिससे हम इसे 100s ना बोल करके इसे 80s बोलते हैं। मतलब इन दोनों को जब मिलाकर हम डालते हैं तो कितना आता है, 80s। आई डोंट थिंक आपको ऐसा किसी ने आज तक बताया होगा, सभी बस ये बता देते हैं 40s प्लस 60s 80s होता है, ना कि 100s होता है, और इसे अपवाद में बता देते हैं। ऐसा शायद ही किसी ने आपको आज तक बताया हो। अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से पाए जाते हैं, 80s कहाँ पर पाए जाते हैं और 70s कहाँ पर पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में 70s कहाँ पर पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70s पाया जाता है, और यह पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में यह 70s भी पाया जाता है, और इसके साथ में 80s भी पाया जाता है। जो 70s जो राइबोसोम यूकैरियोटिक में पाया जाता है, यह पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके अलावा जो 80s पाया जाता है, यह पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम पूरी तरह से सभी का क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट आना चाहिए। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वह कमेंट करके पूछ सकता है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे जो सेल के शेप एंड साइज हैं उनको। चलिए अब हम देखते हैं जो सेल के शेप एंड साइज हैं। क्या देखेंगे, शेप एंड साइज। तो देखिए जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वह होती है माइकोप्लाज्मा, जिसकी जो साइज है, लेंथ है, वह होती है 0.3 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सेल जो होती है वह होती है ऑस्ट्रिचकाइक, और जो लॉन्गेस्ट सेल होती है वह होती है नर्व सेल। इसके अलावा एक बैक्टीरिया का जो साइज होता है यह होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर। वहीं पर एक एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है जहां पर बताया गया है कि एक टिपिकल बैक्टीरिया का साइज टिपिकल बैक्टीरिया साइज 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है। वहीं पर अटिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है। अगर हम बात करें एक पीपीएलओ का साइज, तो पीपीएलओ का साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। वहीं एक वायरस का साइज 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर होता है। वहीं अगर हम बात करें तो जो बुक में लिखा गया है सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल होता है माइकोप्लाज्मा, उसका जो माइक्रोमीटर जो साइज है वो 0.3 माइक्रोमीटर है। और वहीं पर अगले पेज में डायग्राम में बताया गया है कि स्मॉलेस्ट जो पीपीएलओ है उसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर है। तो हम किसे सही मानेंगे। तो इस तरह से एनसीईआरटी ने बवाल फैला रखा हुआ है जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता है। तो देखिए जो पीपीएलओ होता है या एक माइकोप्लाज्मा का ही टाइप होता है।
तो आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछ सकता कि माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ जो स्मॉलेस्ट सेल है वह कौन सी है, क्योंकि अब बवाल एनसीईआरटी ने फैलाया है तो इन्हें एक साथ में नहीं पूछ सकता, इन्हें अगर पूछेगा तो अलग अलग ही पूछेगा। इसके अलावा जो वायरस है, वायरस तो बहुत छोटा दिख रहा है माइकोप्लाज्मा से, लेकिन इसे हम लिविंग कंसीडर नहीं करते हैं, लिविंग कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता है। और इसके अलावा टिपिकल बैक्टीरिया का साइज 1.2 माइक्रोमीटर दिख रहा है और लिखा गया है 3.5 माइक्रोमीटर। तो टिपिकल मतलब ज़्यादातर बैक्टीरिया का जो साइज है वह 1.2 है और जो बैक्टीरिया का नॉर्मल साइज जो लिया जाता है वह 3.5 माइक्रोमीटर लिया जाता है। अगर आपसे टिपिकल पूछा जाता है तो आपको 1.2 माइक्रोमीटर लिखना है। अगर नॉर्मली बैक्टीरिया साइज पूछा जाता है तो 3.5 माइक्रोमीटर लिखना है। अगर आपको टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज लिखना है, आपसे पूछा गया है, तो आप 10 to 20 माइक्रोमीटर लिखेंगे। इसके अलावा आरबीसी का जो साइज होता है वह होता है 7 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर डायमीटर में। जो आरबीसी होती है वह कुछ इस प्रकार से दिखती है, राउंड एंड बाइकॉन्केव। तो हम इसका साइज ऐसे नहीं ले रहे हैं। जो अगर हम इसे ऊपर से देखेंगे तो जो हमें आरबीसी जो दिखाई देती है वह कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। तो हम इसका साइज ऐसे डायमीटर में लेते हैं। अब अगर हम बात करें इनके सबके शेप की, तो जितने भी सेल्स होते हैं सबके शेप अलग अलग होते हैं। अगर हम एक आरबीसी को देखें तो आरबीसी जो पाई जाती है वह कुछ ऐसे ऐसे होती है, राउंड एंड बाइकॉन्केव। इसके अलावा अगर हम डब्ल्यूबीसी को देखें तो कुछ ऐसे होता है, इर्रेगुलर टाइप का। क्या कैसा है? एमोइड, मतलब कि इर्रेगुलर। इसके अलावा अगर हम बात करें नर्व सेल की तो कुछ इस प्रकार से होती है। नर्व सेल जो होती है कुछ वह इस प्रकार से होती है। कैसी? ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। इसके अलावा अगर हम बात करें मेसोफिल सेल की तो वह कुछ ऐसे होती है। कैसी होती है? राउंड एंड ओवल। इसके अलावा अगर हम एक कलमनर सेल को देखें कलमनर इपीथेलियल सेल तो वह कुछ इस प्रकार से होती है। इसके बेसल में न्यूक्लियस उपस्थित होता है। यह कैसी होती है? लॉन्ग एंड नैरो।
और इसके बेसल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जो स्मॉलेस्ट सेल होती है माइक्रोप्लाज्मा होती है 0.3 माइक्रोमीटर, लार्जेस्ट सेल जो होता है ऑस्टेसिगो होता है, लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल, और एक बैक्टीरिया का साइज 3.5 माइक्रोमीटर होता है। एक टिपिकल बैक्टीरिया का साइज 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है। माइकोप्लाज्मा हम पीपीएलओ को भी बोलते हैं, मतलब पीपीएलओ माइक्रोप्लाज्मा होता ही है, तो इसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर होता है। और जो वायरस का साइज होता है 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर होता है, उसे हम लिविंग कंसीडर नहीं करते हैं। और आरबीसी का साइज 7 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। आरबीसी होती है राउंड एंड बाइकॉन्केव, डब्ल्यूबीसी एमॉइड होती है। नर्व सेल ब्रांच एंड लॉन्ग होती है। मीजोफिल सेल राउंड एंड ओवल होती है। और कलमनर इपिथेलियल सेल लॉन्ग एंड नैरो होती है। और एक सेल होती है वह ट्रैकीड। ट्रैकीड जो होती है हम लिख सकते हैं जो ट्रैकीड होती है वह कुछ इस प्रकार से होती है। कैसी होती है? ऐसे, मतलब कि होती है इलोंगेटेड। जो ट्रैकीड सेल होती है वह इलोंगेटेड होती है। इस प्रकार से हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है, जहाँ पर हमने देखा कि सेल की साइप एंड शेप क्या होती है, शेप एंड साइज जो सेल की है वह क्या है। हमने डिस्कशन किया सभी साइज पर और सभी शेप पर। इसके अलावा हमने राइबोसोम को बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ा, जिसे अब हम आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उसे यूकैरियोटिक में भी अब उतना ही पढ़ेंगे और प्रोकैरियोटिक में भी उतना ही पढ़ेंगे जितना आज पढ़ लिए हैं, तो इसलिए हम उसे आगे अब नहीं पढ़ेंगे। राइबोसोम आपका कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा हमने जो पहले लेक्चर में जो देखा था उसका भी पूरी तरह से रिवीजन कर लिया है। अब हम आगे जो आज हमने पढ़ा था, जो सेल के टाइप्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल का कल हम डायग्राम बनाकर बहुत ही अच्छे से उसे समझेंगे। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।